मकासद महज क्या हमास ही को तबाह करना है या इस पट्टी से फलस्तीनियों को निकालना भी इसका एक अहदाफ है? Netanyahu bears responsibility for this Israel-Gaza war. 1500 हमास के गोरिल्लाज और इन्फिल्ट्रेटर्स की लाशें और डेड बॉडीज भी हैं। ईरान को वार्न कर दिया गया है, हिजबुल्लाह को वार्न कर दिया गया है कि कोई इस जंग में ना कूदे। और असल में क्या बात की है क्राउन प्रिंस ने और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी ने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा इन वाशिंगटन डीसी। बदकिस्मती से जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ एन इस वक्त मशरक़ वुस्ता में इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान एक जंग नागुज़ीर हो चुकी है। इसराइल के अंदर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत को ख़त्म करके एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाती है जिसमें इसराइल की ऑपोजिशन लीडर्स को शामिल किया गया है। ये दर हकीकत एक वॉर कैबिनेट है जिसका वाहिद मकसद एक जंग की प्रोसिक्यूशन उसे कंडक्ट करना है और उसके अहदाफ हासिल करना है, जिसका बुनियादी मकसद बताया जाता है कि हमास को उसकी जड़ से उखाड़ के फेंकना है और उसका खात्मा करना है। अगर एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, वो इसराइल पहुंच चुके हैं ये पूछने के लिए कि इसराइल के लिए अमेरिका मजीद क्या कर सकता है। अमेरिका के 2 बहरी बेड़े जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो पहले भी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में पहुंच चुके हैं। खित्ते के बाकी ममालिक ईरान और हिजबुल्लाह और मुख्तलिफ एंटिटीज को वार्न करने के लिए कि कोई इस जंग में शिरकत का सोचे भी ना। दूसरी तरफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन मुसलसल इजिप्शियन अथॉरिटीज के साथ इन टच हैं और उन पर जोर दे रहे हैं कि रफा की बॉर्डर की पट्टी को खोलने दिया जाए ताकि अगर फलस्तीनी छोड़ना चाहते हैं गाजा से, जंग से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए एक रास्ता जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके दरमियान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहली दफा 45 मिनट की टेलीफोनिक डिस्कशन की है। इन तमाम चीज़ों की क्या अहमियत है इसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसकी डॉट कनेक्टिंग करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल वीडियोस के साइन को भी क्लिक करें। इससे पहले कि मैं इसराइल की यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ चलूं या एमबीएस और इब्राहिम रेसी की डिस्कशन की तरफ चलूं, मैं आपको थोड़ा वजाहत से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन जो हैं वो इसराइल में मौजूद हैं इसराइल की नीड असेसमेंट करने के लिए। जहन में रखिए कि इसराइल को हर साल अमेरिका $3.8 बिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस देता है। इस मिलिट्री असिस्टेंस के अलावा भी इसराइल के अंदर 6 मुकामात में 6 लोकेशंस पे अमेरिका ने ऐसा असला रखा हुआ है जो किसी भी इमरजेंसी जंग की सूरत हाल में इसराइल या अमेरिका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस असले के इस्तेमाल के ऊपर साइन जो है वो अमेरिकी हुकूमत को करना होता है। अमेरिका के वजीर खारजा यहाँ बाकी ममालिक के साथ भी बात करेंगे जिसमें जॉर्डन है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें इजिप्ट है, जिसमें वो तमाम ममालिक हैं जिनके साथ अमेरिका के बेहतर रवाबित हैं। अगर एक तरफ यह है तो जहन में ये भी रखिए कि प्रेसिडेंट बाइडन ने सैटरडे के ही दिन, जिस दिन हमास ने मैसेकर किया, जिसमें बताया जाता है कि 1200 इसराइली शहरी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 2700 के करीब जो हैं वो जख्मी हैं। जहन में ये भी रखिए कि उसके नतीजे में इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, मसलसल एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, 1000 से ज्यादा गालिबन एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं। छोटी सी पट्टी है गाजा की, उसके नतीजे में 1100 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, तकरीबन 5500 जख्मी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जिसको आईडीएफ कहा जाता है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनके पास 1500 हमास के गोरिल्लाज और इन्फिल्ट्रेटर्स की लाशें और डेड बॉडीज भी हैं जो अंदर दाखिल हुए थे इसराइल प्रॉपर के अंदर और 3 दिन की लड़ाई के बाद उन्हें मार दिया गया है। अगर इसको आप शामिल कर दें 1500 को उन 1100 में, तो आप समझ सकते हैं कि 2500 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं और बहुत बड़ा हिस्सा जो है गाजा की पट्टी का उसे मलियामेट कर दिया गया है एयर स्ट्राइक में। ये भी जहन में रखिए कि गाजा की ये पट्टी बहुत छोटी पट्टी है। अगर आप इसे नक्शे में देखेंगे तो ये सिर्फ 6 मील चौड़ी और 25 मील लंबी है और ये दुनिया का एक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी के एतबार से बहुत ही डेंस यानी एक ये जगह है, लोकेलिटी है, अर्बन डेंसिटी है। अंदाजन बताया जाता है, जो पुराने फिगर्स और आदाद शुमार मैंने देखे हैं, 21,000 पर स्क्वायर माइल्स इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। कंपेयर अगर आप करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जो बहुत खूबसूरत शहर है, वहां की डेंसिटी जो है वो बताई जाती है कि सिर्फ 5,000
پر اسکوائر مائل کی ڈینسٹی ہے. تو یہ وہ ساری جگہ ہے جہاں پر ایک جنگ کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہے. امریکہ کے 2 بحری بیڑے جس میں سے ایک جیرالڈ فورڈ یعنی ایئر کرافٹ کیریئر ہے, دوسرا بھی ایئر کرافٹ کیریئر ایسٹرن میڈیٹرینین میں پہنچ چکا ہے, اور کلیئر وارننگ دی گئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے ایران کو اور ایران کے ایسٹس کو کہ کوئی بھول کے بھی نہ سوچے اس کانفلکٹ میں حصہ بننے کے لیے. اب اس میں وال اسٹریٹ جرنل کا ایک بہت ہی بریلینٹ انالیسس جو ہے وہ میں نے دیکھا, جسے ان کے بیورو چیف, ان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیڈ ہیں, انہوں نے لکھا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ کلیئرلی اسرائیل کی تمام لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ کا بنیادی مقصد حماس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دینا ہے, تاکہ اس قسم کی چیز جو حماس نے ہمارے خلاف جو حملہ کیا دوبارہ کبھی ایسا حملہ نہ ہو سکے. لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کے اصل مقاصد, اور خاص کر کے مجھے اس کا بہت شک ہے کہ جنگ کے مقاصد محض کیا حماس ہی کو تباہ کرنا ہے یا اس پٹی سے فلسطینیوں کو نکالنا بھی اس کا ایک اہداف ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل کا یہ انالیسس بھی یہ کوشچن ریز کرتا ہے کہ اس جنگ کے بعد کیا ہوگا, یہاں جو 22-23 لاکھ لوگ فلسطینی رہتے ہیں ان کا گورننگ سٹرکچر کیا ہوگا, کیونکہ حماس یہاں 2006 اور 2007 سے رول کر رہی ہے, جب سے اس کی الفتح اور PLO کے ساتھ جھگڑا ہوا. تو پھر اس کے بعد اس پٹی کو کون گورن کرے گا, اس میں جو فلسطینی ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ کہ وہ ایسے سوالات ہیں جو جب آپ تل اویو کے اندر یا جیروسلم میں اسرائیلی حکومت سے ریز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس وقت ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے, اس وقت ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ جنگ کی پروسیکیوشن پہ ہے. دیکھیے پوائنٹس میں نے بہت سے لکھ کے رکھے ہیں, 2 پوائنٹس اور دیکھ لیجئے کہ امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سالیون, وہ مسلسل گزشتہ 24 گھنٹوں سے ایجپٹ کی جو پریزیڈنسی ہے اور ایجپٹ کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, اور وہ ان پہ زور دے رہے ہیں کہ ایجپٹ جس کے ساتھ چھوٹی سی پٹی رفح کے بارڈر کی لگتی ہے, ایجپٹ اس بارڈر کو کھولے تاکہ جو فلسطینی غازہ کی پٹی سے دوڑنا چاہتے ہیں, جنگ سے بچنا چاہتے ہیں, وہ یہاں کے راستے باہر نکل سکیں. دوسری طرف سے اسرائیل نے بارڈر جو ہے مکمل بند کیا ہے, اس بارڈر کے کھلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا موجودہ صورتحال میں. اور اس وقت اب ایجپٹ کی کیا صورتحال؟ ایجپٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایجپٹ جو ہے ادویات کو, کھانے پینے کی چیزوں کو, پانی کو, مختلف قسم کی جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے تو اس بارڈر کی پٹی کو کھول سکتا ہے تاکہ ایجپٹ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ غازہ کی پٹی کے اندر داخل ہو سکیں. لیکن ایجپٹ کسی بھی صورت میں فلسطینی ریفیوجیز کو اس بارڈر کراسنگ سے, رفح کی بارڈر سے سینائی کی طرف جو ڈیزرٹ ہے جہاں ایجپٹ کا ایک شہر عریش کے نام سے بھی ہے, یا ایجپٹ پراپر جو اس کے آگے آتا ہے, اس طرف وہ کسی بھی ریفیوجیز کو نہیں آنے دے گا. ایجپٹ کو یہ بہت شک ہے کہ جنگ کے نتیجے میں فلسطینی جب یہاں سے دوڑیں گے تو بہت بڑی تعداد میں ایک ریفیوجی آبادی جو ہے وہ ایجپٹ کے اندر داخل ہو سکتی ہے, اور یہ ساری کی ساری آبادی جو ہے اس کو ایجپٹ کے حوالے کر دیا جائے گا, جو تقریباً اس وقت 22 لاکھ ہے. اور ایجپٹ کسی بھی صورت میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے صدر جو السیسی ہیں وہ یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس پورے کانفلکٹ کا وزن اور اس کا ملبہ کسی اور تیسری حکومت کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے. اگر یہ ایک طرف ہے, دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ایران کو وارن کر دیا گیا ہے, حزب اللہ کو وارن کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس جنگ میں نہ کودے, لیکن ایران کی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک اسٹریٹجی اور حکمت عملی سامنے آئی تھی جسے کہا جاتا ہے دا اسٹریٹجی آف یونٹی اور اسٹریٹجی آف یونیفائڈ کمانڈ, جس میں ایران کی کوشش یہ تھی کہ اس کے جتنے بھی انفلوئنشل ایسٹس ہیں اس خطے کے اندر, یعنی حماس ہے, حزب اللہ ہے, اسلامک جہاد ہے, یہ تمام وہ گروپس ہیں جنہیں ایران سپورٹ کرتا ہے, اسی طرح سے یمن میں اس کے گروپس ہیں, تو ان تمام گروپس کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک اسٹریٹجک کوارڈینیشن میں اکٹھا کیا جائے. اور وال اسٹریٹ جرنل کا انالیسس یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ایران کھڑا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تماشا دیکھے گا جب اسرائیل حماس کو تباہ کرنا چاہے گا, اس کو مکمل طور پہ یہاں سے نکال کے باہر پھینکنا چاہے گا, تو پھر ایران کیا کھڑا ہو کے یہ تماشا دیکھے گا یا ایران بھی اس حوالے سے کچھ کرے گا؟ گزشتہ 24 یا 36 گھنٹوں میں حزب اللہ کی طرف سے بعض مارٹر شیلنگ وغیرہ کے گولے پھینکے گئے, اسرائیل کی طرف جوابی طور پہ اسرائیل نے بھی آرٹلری کی فائرنگ کی, لیکن تمام اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں ہمیشہ کرتا ہی رہا ہے. اور 2006 کے بعد جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں اسرائیل کو خاصی مار پڑی تھی, یہ پہلا انسٹنس تھا اس مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا جہاں ایک
मिलिशिया, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स जो थी जिसने बाकायदा इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री चैलेंजेस खड़े किए, और 50 के करीब मरकोबा टैंक्स जो हैं उन्हें हिजबुल्ला के गुरिल्लास ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद दोनों फरीकैन के दरमियान एक जंग बंदी हुई, और उस जंग बंदी को दोनों ने आज तक रिस्पेक्ट किया है। दोनों के दरमियान कोई सीरियस जो है कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। लेकिन अब क्या हमास को अगर बिल्कुल तबाह करने की कोशिश की जाएगी तो हिजबुल्ला हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, ये हिजबुल्ला भी इसमें शामिल हो जाएंगे? ये एक ऐसा खतरा है जिसे महसूस भी किया जाता है, इसके हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशन भी हो रही है। ये वो सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके दरमियान में हमारे सामने ये खबर आती है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें उर्फ आम में MBS कहा जाता है, उनके दरमियान पहली फॉर्मल टेलीफोनिक डिस्कशन होती। बताया जाता है कि इससे पहले दोनों ने कभी टेलीफोन पे एक दूसरे के साथ बात की नहीं है। याद रहे कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मार्च 2023 में सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। 7 साल तक ये सफारती ताल्लुकात डिसरप्टेड रहे और बहुत ही टेंशन की कैफियत थी। और जब ये सफारती ताल्लुकात बहाल हुए तो इसमें चीन की जो सफारतकारी और डिप्लोमेटिक लेवरेज था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनफैक्ट जब ये खबर आई उसके कुछ अरसे के बाद सऊदी अरब के और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बीजिंग में चीन में गए, जहां चीन के फॉरेन मिनिस्टर और वहां की टॉप लीडरशिप से उन्होंने मुलाकात की, बहुत सी फोटो अपॉर्चुनिटी हुई। और यही वो एक मूव और इनिशिएटिव था जिसको लंदन, ब्रसल्स और वॉशिंगटन में एक खतरे की घंटी बजी कि चीन ने इस खित्ते के अंदर बहुत ज्यादा असर रसूख पैदा कर लिया है और एक ऐसा काम कर दिखाया है, यानी सऊदी अरब और ईरान को करीब ले आए हैं। दोनों के साथ ट्रेड रिलेशनशिप हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से, और ये इसको समझा गया कि अब एक मगरब की जो बालादस्ती है इस खित्ते में, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। अब ये जो बात हुई है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ये तो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि 45 मिनट की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एक बड़ी अहम, अच्छी तवालत की कॉन्वर्सेशन है। और असल में क्या बात की है क्राउन प्रिंस ने और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी ने, उसके एक्चुअल कंटेंट तो कभी हमें नहीं पता चल सकेंगे। कोई कहता है कि उसको पता है तो वो झूठ बोलता है, लेकिन जो कहा गया है, दोनों तरफ की जो कंट्रीज की न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने अपना अपना वर्जन और स्टेटमेंट दी है। सो सऊदी प्रेस एजेंसी SPA की तरफ से ये कहा गया है कि क्राउन प्रिंस ने ये वाज़ेह किया है ईरान के प्रेसिडेंट के ऊपर कि सऊदी जो हुकूमत है और सऊदी अवाम जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब अपने तमाम ताल्लुकात और असर रसूख को अपने तमाम एलाइज और पार्टनर्स के साथ, मकसद ये है कि अमेरिका और मगरबी ताकतों के ऊपर ये जोर दे रहा है कि यहाँ पर जंग नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी जंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि सिविलियन अवाम को टारगेट किया जाए। और ये कि जो वैसे कहने में है ईरान की साइड से ये कहा गया है, ईरान की साइड से खासी लिमिटेड स्टेटमेंट है। उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है IRNA, उनका कहना ये है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों ये समझते हैं कि इसराइल को ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं करनी चाहिए और फ़लस्तीनी लोग जो हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की जंग को इम्पोज नहीं करना चाहिए। अब इसकी एक्चुअल हकीकत, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक्चुअल सिग्निफिकेंस ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की 45 मिनट की डिस्कशन हुई है, और डिस्कशन का मौजू और टॉपिक सिर्फ एक है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग है उसकी मुमकिना ख़तरात क्या हैं, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके हवाले से क्या करना है। जब अमरीकी टॉप ऑफिशियल से ये पूछा गया वाशिंगटन के अंदर कि ये जो मुलाकात की जो फ़ोन पे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है बिटवीन द ईरानियन टॉप लीडरशिप एंड सऊदी टॉप लीडरशिप, इस पे आपका क्या रिएक्शन और क्या रद्द-ए-अमल है, तो अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इसको खासा डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अपने जो पार्टनर्स हैं हम मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं। यहाँ पर अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि हम अपने तमाम उन पार्टनर्स और कॉन्टैक्ट से जो ईरान के अंदर हैं, जो हिजबुल्लाह के अंदर भी उन्होंने कहा कॉन्टैक्ट्स हैं और हमास के आगे पीछे हैं, हम उन सब के ज़रिए हमास को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमास को इस्राएली यरगमाली जो 150 के करीब बताए जाते हैं, जिसमें सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं, शहरी भी हैं, औरतें भी हैं, फैमिलीज भी हैं, उन्हें फौरी तौर पर हमास रिहा कर दे और हमास शुड स्टैंड डाउन। अब हमास ने गुज़िश्ता 24 घंटे में एक इस्राएली खातून और उसके 2 बच्चों को रिहा किया। उसकी एक वीडियो उन्होंने इशू की जिसमें हमास के फाइटर्स जो हैं उस औरत को इसराइल के बॉर्डर के करीब छोड़ते हैं और वहां से वापस आते नजर आते हैं। इस्राएली मीडिया ने इसको बड़ा डिस्काउंट किया है, वो कहते हैं ये पुरानी वीडियो है, ये सिर्फ एक PR स्टंट है हमास के बिहाफ पे। तमाम हमास ने इस वीडियो को अल जजीरा के साथ शेयर किया है और अल जजीरा की स्टोरी में इस वीडियो को आप देख सकते हैं जहां उस औरत के चेहरे को ब्लर कर दिया गया है।
ताहम जहन में सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि इस वक्त बॉर्डर पे जिस किस्म की टेंशन है और जिस तरह से इसराइली बॉर्डर पे इंच ब इंच खड़े हैं टैंकों के साथ, ये फाइटर्स जो हैं ये बॉर्डर तक कैसे पहुंचे होंगे, कैसे इस औरत को इन्होंने छोड़ा होगा, ये एक ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन कमिंग बैक टू द टर्म, जो अमेरिकी ऑफिशियल कहते हैं कि हमास शुड स्टैंड डाउन, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि हमास सिर्फ जो उसके पास यरगमाली हैं इसराइली शहरी उनको छोड़ दे, माफी मांगे, जिन कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करे कि ये हमास की लीडरशिप थी जिसने ये सब कुछ हमला किया इसराइल के अंदर, उनको इसराइल के हवाले कर दिया जाए किसी मुकदमे के लिए, सजाओं के लिए? स्टैंड डाउन का आखिर मतलब है क्या? बिकॉज एक तरफ से इसराइली लीडरशिप ये कह रही है कि अब हमास को बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता और गाजा की पट्टी को हमास से पाक करना है, उसे साफ करना है, तो फिर स्टैंड डाउन का यहाँ पर क्या मतलब है? थोड़ी सी एक अगर हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग करें तो लगता है कि हमास के माइंड के अंदर अगर हम जाएं, ये तो क्लियर है ही नहीं कि हमास ने क्या सोच के इतना बड़ा तूफान खड़ा किया है जिसके नतीजे में लगता है कि हमास का अपना वजूद जो है वो खतरे में पड़ चुका है। लेकिन अगर थोड़ी सी उनकी थिंकिंग देखें यरगमालियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि वो एक एक दो करके यरगमालियों की नेगोशिएशंस करेंगे और एक मुमकिन जंग को लटका के रखेंगे। एक दिन पहले जो मैंने रीलॉग किया उसमें मैंने आपको एनालिसिस दिया था टॉम फ्रीडमैन का, और टॉम फ्रीडमैन का एनालिसिस ये था कि हमास पूरी तरह से तैयार है, वो ये चाहते हैं कि इसराइली फौज एक ग्राउंड ऑफेंसिव करे, गाजा की डेंस पॉपुलेशन में आए, इसराइली फौज और उनके साथ अर्बन हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, जिसके नतीजे में हजारों लोग मरे और उसके नतीजे में मशरक़ वस्ता की अरब स्ट्रीट जो है अफ्लेम हो, मशरक़ वस्ता की हुकूमतों के लिए इमोशनल मसले पैदा हों, जिसकी ऑलरेडी सिम्टम्स आप देख रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत होना, जॉर्डन और पूरे अरब ममालिक में, इजिप्ट में मुजाहरे शुरू हो जाना, एक फीलिंग होना। तो हमास का ये बुनियादी तौर पर गोल है और वो उनका कहना कम अज़ कम ये है, और भी बहुत से इसराइली एनालिस्ट समझते हैं कि इसराइल की हुकूमत को एक ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो गाजा की पट्टी के अंदर नहीं करना चाहिए। ये तो होगी जंग की सिचुएशन। अब जरा इसको देख लें कि इसराइल के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटे में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, जैसा कि उन्होंने सैटरडे को ही कह दिया था, ऑफर की थी, उसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और अपनी हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ पर एक यूनिटी गवर्नमेंट कायम कर दी गई है, एक ऐसी मखलूत हुकूमत जिसमें ऑपोजिशन के की लीडर्स जो हैं उनको शामिल किया गया है। एक जो की लीडर हैं वो इसमें अभी तक शामिल नहीं हुए, उनकी पोजीशन इसमें रखी गई है। लेकिन जो दो की लीडर इसमें आए हैं, एक बेनी गैंट्स हैं, जनरल बेनी गैंट्स, जो इससे पहले ना सिर्फ आर्मी चीफ रह चुके हैं बल्कि डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, नेतन्याहू की एक हुकूमत के साथ वो पार्टनर रहे हैं। जब इससे पहले एक यूनियन गवर्नमेंट, यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी कोविड 2019 का मुकाबला करने के लिए, तो उस वक्त भी एक बरस एक यूनिटी गवर्नमेंट चली थी और उसका भी बेनी गैंट्स जो है उसका हिस्सा थे। दूसरी जो शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो उन्हीं की पार्टी के हैं, उनका नाम जनरल गेडी आइजनकॉट है। ये भी इसराइल के बताया जाता है कि आर्मी चीफ रह चुके हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो ये कि मैंने देखा है कि इसराइल की पॉलिटिक्स में जो पिछले 15-20 बरस में जो आर्मी चीफ रिटायर हुए हैं उसमें से 3/4 75% ऑफ द आर्मी चीफ जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए हैं और उन्होंने नुमाया पोजीशन वहां पे इख्तियार की। यानी पाकिस्तान की तरह यहाँ मार्शल लॉ तो नहीं लगते, लेकिन जितने भी आर्मी के चीफ हैं वो सारे के सारे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। उनमें से कुछ प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। सिर्फ आर्मी चीफ नहीं आते बल्कि जनरल्स और भी सीनियर अफसरान जो हैं वो पॉलिटिक्स में आते हैं। मोशे दयान का नाम आपको याद होगा, एरियल शैरोन जिनकी डेथ हो चुकी है, बहुत ही मशहूर शख्सियत, प्राइम मिनिस्टर, बहुत सख्त मिजाज, वो भी जो है एक आर्मी के जनरल थे। अब क्वेश्चन तो ये है कि तमाम डिसाइड तो हो चुका है कि जंग करनी है और ये कह रहे हैं, बसलसक ये कहा जा रहा है इस वॉर कैबिनेट की तरफ से कि ये वॉर कैबिनेट क्रिएट करने का वाहिद मकसद यही है कि हमने हमास के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। लेकिन हमास का मसला ख़त्म करना है और उसके बाद गाजा का क्या करना है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे बहुत ख़तरा ये है कि कोई जंग कितनी ही अच्छी क्यों प्लान ना की जाए, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जिन्हें शुरू में नहीं सोचा गया होता, और उसके अलावा उस जंग के कुछ हिडन मकासद भी होते हैं, हिडन टारगेट्स उसके होते हैं, वो भी कभी भी क्लियर नहीं होते हिडन टारगेट क्या है। मुझे इस चीज़ में बहुत खतरा महसूस होता है जब अमेरिकी ये जोर देते हैं कि पॉपुलेशन को यहाँ से निकल के इजिप्ट की तरफ जाने दिया जाए, क्योंकि NSA की इजिप्शियंस के साथ बातचीत हो रही है। इजिप्शियन अथॉरिटीज़ जो हैं इस पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। उनको शुरू से ये शक है कि अगर फ़लस्तीनियों को यहाँ से भाग के इस इजिप्ट में दाखिल होने का मौका मिला तो ये वहाँ पर जाके उनकी आबादी बन जाएगी, रिफ्यूजी कैंप्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे और इसराइल इस पूरी की पूरी जगह भी छोटी सी पट्टी है, अगर आप इसको नक्शे में देखेंगे 5-6 मील चौड़ी
25 मील लंबी एक पट्टी है, और अगर पट्टी से फलस्तीनियों को निकाल के साफ कर दिया जाए तो इसराइल का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला जो है वो भी खत्म हो सकता है। और ये एक ऐसी चीज होगी जिसका कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, जिसको कभी स्टेट नहीं किया गया होगा। ये एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी रिक्वायरमेंट और एक ऐसी नीड होगी जो जंग के जरिए पूरी की जा सकती है। अगर इसराइल में एक बहुत बड़ी जंग करने की पूरी तैयारी हमें नजर आती है तो खित्ते में इस हवाले से बहुत तशवीश है। तुर्की, जिसके इसराइल के साथ हमेशा से 1948 से सफारती ताल्लुकात हैं। ज़हन में रखिए कि 1948 में सिर्फ 2 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को रिकग्नाइज किया था, एक ईरान, दूसरा तुर्की। जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979-80 का, तो ईरान ने अपने सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़त्म कर दिए, लेकिन तुर्की ने 1948 से आज तक अपने सफारती ताल्लुकात को इसराइल के साथ बरकरार रखा। टेंशंस बहुत हुई अक पार्टी के हुकूमत बनाने के बाद 2000 में, लेकिन उसके बावजूद कभी सफारती ताल्लुकात खत्म नहीं हुए। कुछ दफा एम्बेसडर्स को वापस भी बुला लिया गया था। अब तुर्की में भी फलस्तीन के बारे में बहुत फीलिंग पाई जाती है। अब पार्टी के एक इजलास से, मीटिंग से बात करते हुए तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा कि तमाम जिम्मेदारी इसराइल के ऊपर है सूरत हाल की, और जंग करने के भी मौजूदा तहसीब याफ्ता दुनिया में कोई उसके आदाब होते हैं, उसके भी कोई प्रोटोकॉल है, उसका भी कोई तरीका है। और इसराइल गाजा के ऊपर जिस किस्म की जंग ठोंस रहा है ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। उसकी उन्होंने बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि तमाम जिम्मेदारी जो है वो इसराइल के ऊपर है जो सूरत हाल पैदा हुई। ये वही फीलिंग है जो अगर सऊदी अरब की हुकूमत कहती नहीं भी है, लेकिन तमाम जितने अरब ममालिक हैं, खा वो सऊदी अरब हो, यमन हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, कतर हो, वहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग, प्रोफेसर, एकेडमिक, थिंक टैंक्स, पब्लिक फिगर्स हैं, वो मसलसल यही जुमला दोहरा रहे हैं कि जो सूरत हाल पैदा हुई है हमास के हाथों में, उसकी जिम्मेदारी जो है वो इसराइल के ऊपर है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो ना सिर्फ मशरक़ वस्ता की लीडरशिप खुल के कहती है, बल्कि खुद इसराइल के अपने जो ज़राए अबलाग हैं, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पेपर है हारिस, उसने चंद दिन पहले, 3 दिन पहले अपना इदारिया लिखा जिसका उन्वान यही था कि नेतन्याहू bears full responsibility for the situation, जो वॉर सिचुएशन है बिटवीन द गाजा और बिटवीन हमास एंड इजराइल, इसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर होती है। अमेरिका के बाज़ जो टेलीविजन चैनल्स हैं उनके अंदर भी इस किस्म की डिस्कशन हो रही है, बहुत से लोग इस हवाले से लिख रहे हैं। लेकिन जो दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो पोजीशन है, ये कहना कि जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी इसराइल की है, अमेरिका में ये कहने की बिल्कुल आपको इजाजत नहीं है। अमेरिका के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तमाम कन्वेंशंस हैं वो बड़ी सीरियसली तौर पर यहाँ पर चेक हो रहे हैं, उनकी हकीकत बड़ी खुल के सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक दिन पहले अपने वीलॉग में मैंने ये बताया कि किस तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो पोजीशंस ने इसराइल के फेवर में, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ा सेंसर किया गया। वहाँ के जब स्टूडेंट्स ने कुछ अपने ऐसा एक रेजोल्यूशन या लेटर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल इन तमाम जो सिचुएशन डेवलप हुई है सूरत हाल, उसकी जिम्मेदारी इसराइल की है और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को आप इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उनकी सरजनश हुई। वहाँ की प्रेसिडेंट ने, वहाँ की टॉप जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उसने अपने ही स्टूडेंट्स के खिलाफ पोजीशन ले ली। अमेरिका के ज़राए अबलाग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लान तान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये हुई कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के जो स्टूडेंट्स की जो बार होती है उसके प्रेसिडेंट ने जब उसके बारे में अपने किसी वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक पे या ट्विटर पे ये कमेंट लिखा कि ये तमाम सूरत हाल जो डेवलप हुई है, मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी इसराइल की है और अब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को मैं कंडेम नहीं कर सकता। तो जो जॉब उनको मिली थी किसी बहुत ही कुशी लॉ फर्म में, वो जॉब उनकी कैंसिल कर दी गई है और उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल ने शुरू कर दी। तो इस किस्म का एक माहौल भी आपको देखने में नजर आ रहा है। यही माहौल है इस वक्त एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, खौफ के हवाले से, जिसमें ट्विटर जो है वो मसलसल अंडर अटैक आ रहा है। बिकॉज जितनी फ्री इंफॉर्मेशन, वीडियोस, क्लिप्स ट्विटर के ऊपर फ़लस्तीनियों के हवाले से, गाजा में क्या हो रहा है, उससे पहले क्या होता रहा है, स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, गुज़श्ता 20 बरस में कितने फ़लस्तीनी मरे हैं, उनको इसराइलियों ने कैसे ट्रीट किया है, इसकी तमाम एदाद व शुमार और क्लिप्स आपको ट्विटर पे मिल सकते हैं जो लोग इंडिपेंडेंटली पोस्ट कर रहे हैं। सो यूरोपियन यूनियन के जो फ्रेंच कमिश्नर हैं, जो कमिश्नर हैं फॉर द इनलैंड और इंटरनल मार्केट, थियरी ब्रिटेन, उन्होंने 24 घंटे पहले एक नोटिस इशू किया ट्विटर के ओनर इलॉन मस्क को, और इस नोटिस में ये कहा गया कि ट्विटर पे ये सब कुछ हो रहा है और झूठी चीज़ें जो हैं, जो चोरी की चीज़ें हैं, जो इलीगल स्टफ है,
وہ ट्विटर पे चल रहा है। उसके नतीजे में एक इंटरेस्टिंग, इसकी स्टोरी भी एक है जो मैं शायद स्क्रीन पे आपको दिखा सकूं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मकालमा जो है वो पैदा हुआ है बिटवीन थियरी ब्रिटन एंड इलॉन मस्क के दरमियान, जिसमें इलॉन मस्क ने कहा है कि जनाबे वाला जो भी इलीगल कंटेंट है आप उसका सिर्फ जिक्र ना करें, बल्कि उस इलीगल कंटेंट की हमें एविडेंस प्रोवाइड करें पब्लिक स्पेस के अंदर, ताकि हम उसके हवाले से कोई एक्शन कर सकें। उस पर थियरी ब्रिटन का जवाब ये था कि मेरी टीम आपकी टीम से इन टच होगी और आपको इन्फॉर्म करेगी। उस पर इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस किस्म की बैकडोर कम्युनिकेशन चैनल में बिलीव ही नहीं करते, आपने जो कुछ भी हमें बताना है वो हमें ओपन पब्लिक स्पेस में बताएं। जो लीगल एनालिस्ट हैं उनका ख्याल है कि थियरी ब्रिटन अपनी सिर्फ सियासत चमका रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, और कानूनी एतबार से जो उन्होंने वार्निंग नोटिस दिया इलॉन मस्क को कि 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिस का जवाब दें, इसकी कोई कानूनी हैसियत जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इलॉन मस्क का जो स्टार लिंक है ये एक ऐसी चीज है जो पेंटागन के पास भी नहीं है, जो अमेरिकी हुकूमत और रियासत के पास भी नहीं है, और यूक्रेन की जंग में अमेरिकी हुकूमत ने इलॉन मस्क की मदद मांगी यूक्रेन की मदद करने के लिए, और इलॉन मस्क ने यूक्रेन की मदद की स्टारलिंक की कनेक्टिविटी के जरिए। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद यूक्रेन ने अमेरिका से, और अमेरिका और यूक्रेन दोनों ने इलॉन मस्क से ये कहा कि स्टारलिंक का जो कनेक्टिविटी है और जो पूरा नेटवर्क है उसे रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिस पे इलॉन मस्क ने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह नहीं कर सकती, और ये बड़ी सिचुएशन जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। और उसके बाद से इलॉन मस्क को एक बहुत ही आज़ाद मंच किस्म की शख्सियत से देखा जा रहा है, जो कि अमेरिका और यूरोप की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। नाउ लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग कि हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, कंफ्यूजिंग, इंटरडिपेंडेंट दुनिया के अंदर रह रहे हैं 21वीं सदी के शुरू में, जहां हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ भी दुनिया में होता है, जहां कहीं भी होता है, जो हमारे मुशाहिदे में है, जो हमें टच करता है, हमें उस पर ऊपर एक जिम्मेदाराना रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लेने की ज़रूरत है। सैटरडे के दिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के अंदर घुस के जो किया, जिसके नतीजे में 1200 इसराइली शहरी मारे गए, यरगमाल बना लिए गए, 3700 जख्मी हुए, और उसके नतीजे में काउंटर अटैक्स में, आप ये कह सकते हैं एयर स्ट्राइक में, अब तक 1100 फ़लस्तीनी शहरी हलाक हुए, 5,500 जख्मी हैं। इसराइल ने गाजा की पट्टी को मलिया मीट कर दिया है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमास ने जो ये ब्लंडर किया है, या हमास ने जो दहशतगर्दी की है, हमास ने जो मैसेकर किया है, इसको किसी भी तरह से सराहा नहीं जा सकता। इस पे कोई खुश नहीं हो सकता, इस पे कोई तालियां नहीं मारी जा सकती, इसमें कोई अल्फाज जो हैं उनको मिन्स नहीं किया जा सकता। हमें मानना पड़ेगा कि जो चीज़ की है हमास ने, ये एक दहशतगर्दी है। ताहम जब हम ये माने कि इसराइल जो हमास ने किया वो अनएक्सेप्टेबल है, वो एक दहशतगर्दी है, तो फिर हमें साथ ये भी कहना पड़ता है कि अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट या फ़लस्तीनी इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कोई 7 अक्टूबर 2023 को नहीं शुरू हुआ। इसकी एक बहुत ही मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, पेनफुल हिस्ट्री है जो 100 बरस से चली आ रही है, और जो जंग अब इसराइल गाजा की पट्टी पे ठोस रहा है, इसके जो भी नताइज इसराइल हासिल करेगा, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन और सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं होगा, ये महज एक टेम्पररी सोल्यूशन होगा। अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन जंग से निकलता होता तो 100 बरस की जो जंग है, जिसमें सैकड़ों कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकल आया होता। चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले एक किताब मैंने खरीदी, मैं पढ़ रहा हूँ, ये शायद नजर ना आए इस पर ठीक तरह से, इसका नाम है गेटिंग टू यस, नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट विदाउट गिविंग इन। इसके ऑथर हैं रॉजर फिशर एंड विलियम उरी और ब्रूस पैटन। ये किताब हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट के नतीजे में लिखी गई है, बड़ी पॉपुलर किताब है। और जब मैंने ये किताब ली, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको इसका इमेज भी ताकि आप देख सकें, तो मैं इसमें बिजनेस नेगोशिएशन के लिए मैंने ये किताब ली कि आप अपने जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स करते हैं, तो आपको किस तरह से बेहतर नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके पहले ही चैप्टर में मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि मैं बहुत, यानी आई वॉज इंट्रीग्ड, मैं अशश कर उठा जब इस किताब में उन्होंने लिखा कि दुनिया के कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के नतीजे में दुनिया की 15,000 एथनिक कम्युनिटीज़
ایتھنک کمیونٹی سے مطلب ہے کہ اس وقت دنیا میں 15,000 لنگوسٹک گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں جو مختلف قسم کی زبانیں اور بولیاں بولتے ہیں. بڑی بڑی زبانوں سے تو ہم واقف ہیں، انگلش ہو، عربک ہو، جرمن ہو، فرینچ ہو، ہندی ہو، لیکن 15,000 لینگویجز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہے بیکاز آف دا کمیونیکیشن ریولیوشن کہ یہ سب کمیونٹیز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی ہیں. ان کو ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ حل نکالنے کی ضرورت ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ اس صدی کے اندر جس قسم کی جنگ ہمارے سامنے ہے، اس قسم کی جنگ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان مسائل کا حل نکال سکیں. مجھے اس چینل کے اوپر سبسکرائب کریں، جوائن کریں. میری کوشش ہوگی کہ دنیا کی بہتر سے بہتر انڈرسٹینڈنگ میں آپ تک لا سکوں. تھینک یو سو مچ.